नमस्कार दोस्तों। रिट 2022 के लेवल फेस्ट की बात की जा रही है। 23 जुलाई 2022 को प्रथम पारी के अंतर्गत रिट लेवल फेस्ट के लैंग्वेज सेकंड के अंतर्गत संस्कृत विषय के जो 30 क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को के आंसर क्या हैं उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, राम 7:30 बजे विद्यालय जाता है। इसको संस्कृत में बताना था कि संस्कृत में क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सपाद सप्तवादने, ऑप्शन नंबर बी पादोन सप्तवादने, ऑप्शन नंबर सी सार्ध सप्तवादने, ऑप्शन नंबर डी पादोना अष्टवादने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सार्ध सप्तवादने, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। समय ज्ञानम के टॉपिक पर मैंने एक विस्तार से वीडियो बनाया था, उसमें से ये प्रश्न हूबहू आया है। 30 मिनट का जो समय होता है उसे हम आधे घंटा कहते हैं और संस्कृत में उसके लिए सार्ध शब्द का प्रयोग होता है। और 7 बजे हैं तो सप्तवादनम हो गया, अर्थात जो मिनट होते हैं उसको हम पूर्व में दिखाते हैं। सार्ध सप्तवादने अर्थात 7:30 बजे। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अस्माकम। इसमें विभक्ति पूछी गई थी कि कौन सी विभक्ति है, तो अस्माकम शब्द में विभक्ति है षष्ठी विभक्ति। अगला क्वेश्चन आया था अभिव्यक्तात्मक कौशल से संबंधित एक प्रश्न था। अभिव्यक्तात्मक कौशल, ऐसे कौन कौन से कौशल है जिसमें अभिव्यक्ति होती है। तो अभिव्यक्तात्मक जो कौशल होते हैं वो एक तो होता है भाषणम होता है और एक होता है लेखनम। तो भाषणम और लेखनम वाला ऑप्शन सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा कौशल तृतीय कौशलम, मतलब भाषा कौशल का तृतीय कौशल कौन सा है। भाषा कौशल 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। चारों में से जो तृतीय कौशल है वह कौन सा कौशल है। तो सबसे पहले हमें क्रम से चारों कौशलों का नाम याद होना चाहिए। चारों कौशलों का ट्रिक है LSRW, LSR और W। और संस्कृत में कहते हैं श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम। तो L का लिसनम और S का स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो जो तीसरे नंबर का कौशल है वो रीडिंग अर्थात पठनम। तो इसका सही आंसर होगा पठनम वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है सह गुरवे प्रणमति। यहाँ अशुद्धि संशोधन करना था। ये जो वाक्य है इस वाक्य में किस में अशुद्धि है? सह में अशुद्धि है या फिर गुरवे में अशुद्धि है या प्रणमति में अशुद्धि है। जो वाक्य में अशुद्ध है उसको हमें शुद्ध करना है। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में आप सभी को जल्दीबाजी नहीं करके और धैर्यपूर्वक यदि आप इसका उत्तर देते तो सही उत्तर आप कर पाते इसका। जैसे अगर मान लीजिए बात की जाए ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है सह गुरुम प्रणमति। और बात की जाए बी नंबर की तो सह गुरवे गुरुवे 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 शब्द नहीं होता है, गुरुवे नहीं होता है, जबकि क्या होता है? गुरवे होता है। इसलिए ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। बात की जाए ऑप्शन नंबर सी की स गुरोहो प्रणमति, गुरु ये भी अशुद्ध है। और ऑप्शन नंबर डी स गुरुम प्रणमति, यहाँ पर स गुरुम प्रणमति, यहाँ ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर जो डी है दोनों एक नहीं है। यहाँ गुरुणा है या कोई और ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ जो प्रणमति है
नम धातु है, लेकिन उसके पहले यहाँ प्र उपसर्ग जुड़ गया है, इसलिए यहाँ चतुर्थी विभक्ति नहीं होकर के द्वितीय विभक्ति होगी। इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, अर्थात से गुरुम प्रणमति द्वितीय विभक्ति होगी, न कि चतुर्थी, क्योंकि नम धातु के योग में चतुर्थी होती है, लेकिन यहाँ उपसर्ग पूर्व में आया हुआ है, इसलिए यहाँ कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। प्राप्तवन्तः, यहाँ प्रत्यय पूछा गया है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ जो ऑप्शन है, यहाँ बात की जाए ऑप्शनों की, तो यहाँ ऑप्शन में एक तो सानस दिया हुआ था और एक अक्त प्रत्यय दिया हुआ था, एक वत प्रत्यय दिया हुआ था और एक अक्तवत्तु प्रत्यय दिया हुआ था। तो दोस्तों सानस प्रत्यय नहीं हो सकता है और वत प्रत्यय होता ही नहीं है, और इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन नंबर जो एक दे रखा था अक्तवत्तु प्रत्यय वो होगा। अक्तवतु। क्वेश्चन नंबर 7, मस्तिष्क, यंत्र और संगणक। तो जो संगणक होता है उसका जो दृश्य श्रव्य है वो सही आंसर होगा, दृश्य और श्रव्य। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, संख्या रूप 44 को हमें संस्कृत में लिखना था, संस्कृत में इसका सही आंसर क्या होगा, संस्कृत में इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए चतुश्चत्वारिंशत्, ऑप्शन नंबर बी चतुर्चत्वारिंशत्, ऑप्शन नंबर सी चतुर्चत्वारिंशत्, ऑप्शन नंबर डी चतुश्चत्वारिंशत्। तो दोस्तों बात की जाए 44 की, तो चत्वारिंशत् मतलब 40 होता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे चत्वारिंशत् किस किस में है, चत्वारिंशत्। तो चत्वारिंशत् ऐसा, चत्वारिंशत् इसमें भी है, चत्वारिंशत् इसमें भी है, सभी ऑप्शनों में चत्वारिंशत् सही है। लेकिन जो 44 है अर्थात 40 और 4 है, तो उसे हम कहते हैं चत्वार। क्या कहते हैं, चत्वा और रे जो हलंत है, तो रे का विसर्ग हो जाता है और विसर्ग होकर के यहाँ च्युत संधि होकर के क्या बनता है, ऑप्शन नंबर डी चतुश्चत्वारिंशत्, ये ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। श्री वीर भूमि गुणई, यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा गया था, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा, यहाँ है श्री वीर भूमि, श्री वीर भूमि के विसर्ग हो जाएगा, जो गे के ऊपर रे है, और उसके बाद में गुण ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुण ही हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, श्री वीर भूमि गुणे, यहाँ विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 10, संसर्गजा भवन्ति। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी गुणदोषा यह आंसर सही होगा, यह सुक्ति है। क्वेश्चन नंबर 11, अंतस्थ वर्णा। तो अंतस्थ वर्ण जो होते हैं यणो अंतस्था, संस्कृत में यण वर्णों को अंतस्थ कहते हैं। किनको कहते हैं, यण वर्णों को। और यण के अंतर्गत आते हैं ये, वे, रे और ले, ये वे रे ले, ये वर्ण क्या कहलाते हैं, अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। लेकिन जो पेपर में था उनका क्रम ये नहीं था, ये रे ले वे था, ये के बाद में रे और वे और ले इस प्रकार से था। फिर भी इसका ये आंसर सही होगा, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार तो क्रम ये होना चाहिए, ये वे रे ले। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वह ये पूछा गया है कि द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड, ये जो बुक्स है ये किसकी थी, टीचिंग मेथड से संबंधित बुक्स है। तो इसका सही आंसर होगा पिसेंट, ऑप्शन नंबर जो पिसेंट है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, माला इत्यत्र लिंगम अस्ति। माला में लिंग कौन सा है। तो यहाँ दोस्तों माला शब्द जो आकारांत और स्त्रीलिंग है, इसलिए इसमें कौन सा होगा, स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 14, मन सत्य से शुद्ध होता है, अस्य वाक्यस्य संस्कृतानुवाद अस्ति। इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मनः सत्यात् शुद्ध्यति, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है मनम सत्येन शुद्धयति, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है मनम सत्यात् शुद्धयति, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है मनः सत्येन शुद्धयति। तो दोस्तों यहाँ बात की जाए सत्य से शुद्ध होता है, तो सत्य के द्वारा अर्थात करण कारक है, तो जहाँ सत्य में तृतीय व्यक्ति है वो वाक्य सही होगा। लेकिन बात की जाए मन शब्द
जो होता है वह नपुंसकलिंग होता है। और मनस, इसका मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है मनस। क्या है? मन और से। तो से जो है उसका विसर्ग हो जाता है, अर्थात जहाँ मनः होगा वह वाला आंसर सही होगा, वह ऑप्शन वाला आंसर सही होगा। तो यहाँ जो मनः दिया हुआ है, यहाँ भी सत्येन शुद्धति होता दिया हुआ है और यहाँ भी सत्येन शुद्धति दिया हुआ है, लेकिन यहाँ मन है और यहाँ मनम है, जबकि मनम शब्द बनता नहीं है, इसलिए यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है उच्चारण से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। औ वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। तो दोस्तों उच्चारण स्थान सभी को याद होगा और इस जीवे में सभी ने सही किया होगा। प्रश्न भी सरल था। औदतौ कंठोष्टम, तो इसका सही आंसर होगा औदतौ कंठोष्टम। कंठोष्टम, जिस ऑप्शन में कंठोष्टम दिया हुआ था वह इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अहम त्वाम पश्यामि वाच्य परिवर्तनम कुरुत, इसका वाच्य परिवर्तन करना था। तो वाच्य परिवर्तन में दोस्तों इसमें ऑप्शनों में कुछ उलटफेर किया हुआ है, अर्थात यहाँ कर्ता और जो क्रिया है, कर्म है, उसको आगे पीछे करके सभी अभ्यर्थियों को गुमराह किया गया है, जबकि इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाया गया है क्वेश्चन को। क्या किया गया है? डिफ़िकल्ट बनाया गया है। संस्कृत में कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे कर्ता आगे हो, चाहे बीच में हो, चाहे क्रिया शुरू में हो, किसी प्रकार से लिखते हैं तो वह वाक्य शुद्ध होता है और सही होता है। अर्थात मैं कहूँ कि अहम त्वाम पश्यामि या त्वाम अहम पश्यामि या पश्यामि त्वाम अहम, किसी प्रकार से कह सकते हैं, सभी प्रकार से वाक्य शुद्ध होता है। तो ये सोच करके कई अभ्यर्थी ये सोच रहे होंगे कि यहाँ जो अहम है और त्वाम है, सभी ऑप्शनों में त्वाम पहले दिया हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। अब यहाँ हम बात करें तो अहम जो है कर्ता है, तो कर्ता जो है उसको हम यदि कर्तृवाच्य है, ये पूरा वाच्य क्या है? कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य को यदि कर्मवाच्य में बदलेंगे तो सबसे पहले कर्ता जो होता है उसमें तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो अहम जो कर्ता है इसके तृतीया विभक्ति में क्या हो जाएगा? मया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मया। मया के बाद में क्या है? क्या हो जाएगा? मया। मया के बाद में त्वाम है। अब त्वाम क्या है? कर्म है, और कर्म में कर्म वाच्य में प्रथम विभक्ति होती है, तो प्रथम में क्या हो जाएगा? त्वम। क्या हो जाएगा? त्वम। मया त्वम। अब बात की जाए पश्यामी, तो क्रिया भी क्या हो जाती है? यहाँ दृश्य से ये बन जाएगा। क्या हो जाएगा? दृश्य से। मया त्वम दृश्य से। अब बात की जा रही है क्रिया की। तो क्रिया यहाँ पश्यामी है, और कर्म वाच्य में क्रिया जो होती है कर्म के अनुसार आती है। त्वम कौन सा है? त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो मध्यम पुरुष एक वचन में क्रिया कौन सी है? दृश्य से। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यहाँ पश्यामी वाली क्रिया है, ये सब अशुद्ध है, गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अहम हय चित्रपटम द्रक्ष्यामि वाक्यम संशोधित। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें केवल एक शब्द ऐसा है, यदि आप सही अच्छे से देख ले तो क्वेश्चन आप इजी वे में सरल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। यहाँ कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अब बात करें वह शब्द कौन सा है वाक्य में, तो वह शब्द है हय। और हय मानी क्या होता है? बीता हुआ कल, अर्थात भूतकाल की बात हो रही है। तो भूतकाल में कौन से लिंग का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कौन से कारक लकार का प्रयोग किया जाता है, सॉरी लकार का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसमें लंग लकार भूतकाल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ दोनों ऑप्शन ये लंग लकार भूतकाल का नहीं है, अर्थात ए जुड़ जाता है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर बी और जो सी है उनमें से हमें ढूंढना है कि कौन सा क्वेश्चन सही, कौन सा आंसर सही होगा। जैसे हम बात करते हैं बी ऑप्शन की, तो अहम हय चित्रपटेन अपश्यन्ते है। अहम चित्रपटेन अहम हय चित्रपटेन अपश्यम है। यहाँ क्या है? लास्ट में अपश्यम है, और यहाँ पर भी अपश्यम है। तो यहाँ पर भी चित्रपटेन, तो चित्रपटेन नहीं होगा, चित्रपटम कर्म कारक द्वितीय विभक्ति होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है टीचिंग मेथड से संबंधित। पाठशाला विधेर अनुसारम विद्यारंभ कस्मात् संस्कारात् परम भवति इसमें। तो यहाँ पर बहुत ही सरल प्रश्न दिया हुआ है टीचिंग मेथड में संस्कारों को लेकर के। संस्कार जो होते हैं 16 संस्कार होते हैं, उसमें
जो विद्यारंभ संस्कार जो होता है, विद्या का जो आरंभ किया जाता है वह किया जाता है उपनयन संस्कार के बाद में किया जाता है। तो पहले उपनयन संस्कार होता है, उसके बाद में विद्यारंभ प्रारंभ की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यहाँ विवाह संस्कार होता है तो उसके बाद में विद्या प्रारंभ करना कोई है ही नहीं। और केशांत संस्कार ये वाला ऑप्शन भी गलत है और समावर्तन वाला ये भी गलत है। समावर्तन तो जब शिक्षा प्राप्त कर ली जाती है उसके बाद में उसे पूरा करके जब वापस घर आता है तो उसे समावर्तन संस्कार कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो 1 है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 19, संस्कृत भाषा शिक्षणस्य भंडारकर विधेर अपरम नाम। दूसरा नाम पूछा गया है किस विधि का? भंडारकर विधि। और सभी को ध्यान होगा, भंडारकर विधि का दूसरा नाम है व्याकरण अनुवाद विधि। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, संस्कृत शिक्षण प्रति छात्रेषु रुचि उत्पादनार्थम शिक्षकेण करणीयम। संस्कृत शिक्षण के प्रति छात्रों में रुचि उत्पादन के लिए शिक्षकेण करणीयम मतलब शिक्षक को क्या करना चाहिए? पाठ्यपुस्तक से श्लोकानां वाचनम, पाठ्यपुस्तक के श्लोकों को वाचन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। विविध गतिविधि भी करनी चाहिए। विविध में और भी डैश दिया हुआ है, मनोरंजन या फिर और गतिविधि खेलवादी आदि है। और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है संस्कृततः हिंदी भाषायाम अनुवाद करणीयम। ये गलत ऑप्शन है, ये नहीं हो सकता। और कठिन शब्दानाम अर्थलेखनम ये तो होता है। अब इसमें ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है इसमें विविध दिया हुआ है, विविध गतिविधि जिसमें कोई सी भी हो सकती है, चाहे श्लोक आम वाचनम है, कोई सी भी है तो सभी इसे समाहित हो जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर जो 21 है, मूल्यांकने प्रश्ना भवन्ति। तो मूल्यांकन जो प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? ज्ञानात्मक होते हैं, भावात्मक होते हैं, क्रियात्मक होते हैं, सर्वा होते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, सर्वा, जिसमें जो मूल्यांकन होते हैं उसमें ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक सभी प्रकार के प्रश्न सम्मानित होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, विचार्य। यहाँ रे है, विचार्य क्या है? ये शब्द विचार्य है। यहाँ उपसर्ग पूछा गया है। तो दोस्तों सभी को याद होगा संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। तो यहाँ जो विचार्य शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? वी उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है? वी उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर जो वी वाला है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, दारिद्र्योपहतः इत्यत्र संधि विच्छेदः अस्ति। ऑप्शन नंबर ए दारिद्र्य उपहता, ऑप्शन नंबर बी दारिद्र्य प्लस उपहतः, ऑप्शन नंबर सी दारी प्लस द्रयोपहता, ऑप्शन नंबर डी दारिद्र्य प्लस ओपहता। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये में जो ए है और ऊ है, ए प्लस ऊ बराबर ओगुण हो जाएगा और क्या बनेगा? दारिद्र्योपहता। क्वेश्चन नंबर 24, वाक्य विशेष्य पदम किम। वाक्य में विशेष पद कौन सा है? तो यहाँ पर बाद में दिया हुआ जो शब्द है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। विशेषण पहले आता है और विशेष बाद में होता है। यहाँ जो है योगी शब्द जो जिस ऑप्शन में दिया हुआ है वो है सही आंसर होगा। एक है श्रेष्ठ है योगी श्रेष्ठ। तो यहाँ योगी श्रेष्ठ है योगी ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो योगी शब्द बाद में है, तो यह विशेष पद है इस वाक्य में। क्वेश्चन नंबर 25, माला रम्यता वसंत तिलका सदव्रत मुक्तावली। इस श्लोक में कौन सा छंद है? छंद पूछा गया है। क्या पूछा गया है? छंद पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए शार्दुलविकृतम, ऑप्शन नंबर सी मालिनी, ऑप्शन नंबर बी वसंत तिलका, ऑप्शन नंबर डी मंदा क्रांता। तो दोस्तों इसमें अगर यदि बात की जाए छंद की तो टोटल जो पद हैं इसमें हम शब्द गिनते हैं, और शब्द गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। कितने वर्ण हैं? 19। तो 19 वर्ण किस छंद में होते हैं? शार्दुल विकृत में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, षद्वर्णः इत्यत्र समासः तत्पुरुष बहुव्रीहि अव्ययभावे और द्वंद्व समास। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को बताना है कमेंट करके कि 26वें क्वेश्चन में कौन सा छंद होगा, सद्वर्णा इस शब्द में कौन सा समास है। आपका कमेंट
का इंतज़ार है, आप कमेंट करके बताएं कि इसमें कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो 27 है, हरन्ति इत्यत्र प्रत्यय वर्तते। अन्ति, सत्री, अक्तवतु और तव्यत। तव्यत प्रत्यय नहीं हो सकता है इसमें, और अक्तवतु में तवत शेष रहता है, ये भी नहीं है, और इसमें सत्र प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अंति प्रत्यय नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28, उपचारात्मक शिक्षणे उपचार कार्यम कीदृशम भवेत्। उपचार कार्य कैसा होना चाहिए? तो इसमें देखो, प्रधानाचार्य के स्तर के अनुसार नहीं होना चाहिए, अध्यापक स्तर के अनुसार नहीं होना चाहिए, और छात्र के स्तर के अनुसार होना चाहिए, कक्षा स्तर के अनुसार होना चाहिए। तो इसमें यहाँ छात्र स्तर और कक्षा स्तर में से कोई सा भी ऑप्शन सही हो सकता है। इस क्वेश्चन का आप बताएं, छात्र स्तरानुसार होना चाहिए या कक्षा स्तरानुसार होना चाहिए। इस क्वेश्चन में हिसाब से देखा जाए तो कक्षा के स्तर के अनुसार उपचारात्मक कार्य होना चाहिए, और छात्र का स्तर किस कक्षा का है तो उसी के हिसाब से होना चाहिए। तो छात्र स्तर के अनुसार ज़्यादा सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। और पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, धनहीन जीवनात् का विभक्ति। यहाँ विभक्ति पूछी गई है, तो जीवनात्, बालकात्, रामात्, विद्यालयात्। तो ऐसा जो आत आता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी इसमें? पंचमी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो 30 है, क्लिष्ट शब्दानाम अंशानाम स्पष्टीकरणम। क्लिष्ट शब्दों का और अंशों को स्पष्ट करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में ली जाती है? तो सही विधि जो होगी वो श्रेष्ठ विधि होगी। जो कौन सी है? श्रेष्ठ विधि। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही विधि, प्रत्यक्ष विधि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।